नए घर की दहलीज पर खुशियों का जाल बिछाया, पर अतीत के उस पाप ने अपना खौफनाक रंग दिखाया। जिस राह पर लहू बहाया था वही साया लौट कर आया, जिसे प्रेम का प्रतीक कहा वही काल बनकर छाया। हाथों से बनी मूर्त ने ही सारा खेल मिटाया, खामोश हुई हर चीख जब कर्मों का हिसाब आया। शहर के किनारे एक पुराना सुनसान घर है, जिसके सामने एक कार आकर रुकती है। ये जगह काफी अलग थलग है और आसपास ज्यादा घर नजर नहीं आ रहे। विवेक और खुशी कार से नीचे उतरते हैं। ये उनका पहला अपना घर है, जिसे विवेक ने खुद खरीदा है। आखिरकार हम लोगों ने ये कर दिखाया। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच विवेक। ये तुम्हारे भरोसे की वजह से ही हो पाया है। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत और हमारे प्यार की वजह से हुआ है। काश माँ भी आज हमारे साथ होती, कितनी खुश होती ना वो ये सब देखकर। विवेक, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो घर के अंदर। ब्रोकर ने कहा है यहाँ सफाई काफी करनी होगी। विवेक अपने आंसू पोंछता है। दोनों मिलकर कार से कार्टन निकालते हैं और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों अपने नए घर को मिलकर सजाने लगते हैं। विवेक सफाई करता है तो वहीं खुशी घर को सजाती है। जब विवेक दीवारों को रंगता है तो खुशी उन पर फ्रेम लगाती है। फिर दोनों साथ बैठकर अपने हाथों का एक छोटा सा शो पीस बनाते हैं और उसे अपने बिस्तर के पास रख देते हैं। वो घर के अलग अलग कोनों में घूमते हैं और हर जगह को देखते हैं। किचन में भी दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं, हंसते हैं और अपना समय साथ में खुशी से बिताते हैं। फिर एक दिन विवेक बैठकर नाश्ता कर रहा होता है और खुशी उसके पास चुपचाप बैठी होती है, उसे खाते हुए देख रही होती है। नाश्ता बहुत अच्छा बना है। सवालों से बच रहे हो? खुशी, तुम्हें पता है ना, हमने अपने बजट से बाहर जाकर इस घर को खरीदा है। अब इसकी ईएमआई के लिए मुझे अच्छे पैसे कमाने होंगे, तभी हम ये कर पाएंगे। कब तक वापस आओगे? बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसी के साथ विवेक अपना नाश्ता खत्म करता है और उठकर खुशी को गले लगा लेता है। खुशी भी उसे प्यार से गले लगा लेती है। कुछ समय के बाद विवेक अपना बैग लेकर बाहर आता है। वो बैग को कार की पिछली सीट पर रखता है, फिर कार में बैठकर उसे चलाकर निकल जाता है। दरवाजे पर खड़ी खुशी उसे जाते हुए देखती रहती है। जाते जाते दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। शाम हो जाती है। खुशी किचन में रात का खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि घर में कोई भी किराने का सामान नहीं है। वो थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर दुकान के लिए निकल जाती है। अंधेरा हो जाता है। घर लौटते समय उसे महसूस होता है कि उसके घर की सड़क बहुत सुनसान है और वो थोड़ा तेज चलने लगती है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचने वाली होती है, उसे अचानक एक फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। खुशी! वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। कौन है? विवेक! लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहां पूरी तरह सन्नाटा होता है। वो इसे नजरअंदाज करती है और वापस अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ती है, उसके पीछे एक डरावनी सी आकृति खड़ी होती है, जिसे खुशी देख नहीं पाती। रात हो जाती है। खुशी लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसका फोन बजता है। ये विवेक का कॉल होता है। वो फोन उठाकर बात करने लगती है। क्या कर रही हो? बस खाना खा रही हूँ। इतनी देर से? शाम को खाना बनाने गई तो देखा कि ग्रोसरीज खत्म हो गई हैं, इसलिए सुपरमार्केट जाना पड़ा। वहां से आते आते लेट हो गया। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। मैं शायद कल तक आ जाऊंगा। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। क्या सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना।
खुशी फोन रख देती है, फिर उठकर वहां से चली जाती है और टीवी वैसे ही चलता रहता है। बाथरूम में वो अपना चेहरा धोती है और तौलिए से उसे पोंछने लगती है। तभी अचानक टीवी अपने आप बंद हो जाता है। आवाज बंद होते ही उसे इसका एहसास होता है। वो मुड़कर देखने की कोशिश करती है कि वहां कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन सामने उसे बस एक अंधेरा सा गलियारा दिखाई देता है। जैसे ही वो अपना चेहरा वापस घुमाती है, उसे आईने में अपने ठीक पीछे वही डरावनी आकृति नजर आती है। डर उस पर हावी हो जाता है। अगली शाम विवेक की कार उनके घर की पार्किंग में आकर रुकती है। विवेक घर के अंदर आता है और खुशी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। खुशी, खुशी, कहां हो तुम? जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो चौंक जाता है। खुशी उसके ठीक पीछे केक लेकर खड़ी होती है। उसकी आंखें थोड़ी अलग लग रही होती हैं, लेकिन विवेक इस बात पर ध्यान नहीं देता। क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बर्थडे है ना तुम्हारा बेबी, लेट्स सेलिब्रेट। मैं तो भूल ही गया था। पर मुझे याद था तुम्हारा बर्थडे। अच्छा चलो, लेट्स सेलिब्रेट। कुछ ही देर बाद दोनों लिविंग रूम में बैठकर विवेक का जन्मदिन मना रहे होते हैं। इसी बीच विवेक के फोन पर बार बार एक अनजान नंबर से कॉल आता रहता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता रहता है। वो मोमबत्ती बुझाकर केक काटता है और जैसे ही वो खुशी को केक खिलाने जाता है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। खुशी, खुशी कहाँ हो? अंधेरे में खुशी अचानक गायब हो जाती है। विवेक इधर उधर उसे ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। वो फ्लैशलाइट चालू करने के लिए फोन निकालता है, पर देखता है कि एक ही नंबर से कई मिस्ड कॉल आए हुए हैं। वो उस नंबर पर वापस कॉल करता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। हेलो, कौन है? विवेक, मैं खुशी बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? खुशी, तुम कहाँ चली गई अंधेरे में? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? आखिर तुम हो कहाँ? मैं अभी तुम्हारे साथ ही तो था, घर पर। ओह शिट! विवेक, तुम अभी के अभी घर से बाहर निकलो। उस घर में कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ खुशी? और तुम हो कहाँ? हेलो खुशी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। कॉल पर अचानक आवाज आनी बंद हो जाती है। विवेक फोन काट देता है और घर के मुख्य दरवाजे की ओर चलने लगता है। चलते चलते उसे कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। विवेक बेटे। आवाज सुनते ही विवेक के कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर देखने लगता है कि आवाज कहां से आई थी। फिर वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि एक कमरे की लाइट जल रही है। थोड़ा झिझकते हुए वो उस कमरे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है, उसे सब कुछ थोड़ा अलग और अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई सपना हो। कमरे की रोशनी भी बाकी घर से अलग लग रही होती है। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आगे बढ़ता है और एक कोने में खिड़की की ओर मुंह करके बैठी अपनी माँ को देखता है, जो एक झूलने वाली कुर्सी पर बैठी होती हैं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। माँ, आप आ गई माँ? मैंने आपका बहुत इंतजार किया। सॉरी आपको छोड़ने के लिए माँ। विवेक धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ लेता है। वो उनका हाथ थामे हुए रोने लगता है। कुछ पल बाद वो ऊपर देखता है और उनका चेहरा देखकर दंग रह जाता है। उस आकृति का आधा चेहरा उसकी माँ का होता है और आधा उस आकृति का जो पहले दिखाई दी थी। तुमने मुझे मार दिया। डर के मारे विवेक पीछे गिर जाता है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब जाता है। वो आकृति उठकर उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। विवेक घबराकर अपना चेहरा ढक लेता है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। बिना समय गवाए वहां से निकलने की कोशिश करता है और खाली पड़े गलियारे की ओर बढ़ता है। वो दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता।
वो बार बार पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है और फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। वो खुद को असहाय महसूस करता है, जैसे किसी अनजानी ताकत के बीच फंस गया हो। दूसरी तरफ खुशी हाथ में फावड़ा लेकर घर के पीछे आती है और उससे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। वो ताले पर कई बार वार करती है और ताला टूट जाता है। वो दरवाजा खोलती है, बेसमेंट के रास्ते अंदर आती है और विवेक को ढूंढने लगती है। घर के अंदर विवेक खाली बाथरूम में बैठा होता है, घुटनों को पकड़कर झुका हुआ अपनी हालत पर रो रहा होता है। उसका जबड़ा डर के मारे कांप रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास फोन है। वो फोन निकालता है और खुशी को कॉल करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि फोन की घंटी घर के अंदर ही बजने लगती है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। वो तुरंत उठता है और बाथरूम से बाहर निकल जाता है। वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई आवाज ना हो। तुमने मुझे मार दिया। खुशी? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर भी वो पूरे घर में उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ता रहता है। वो हर जगह नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे खुशी का कोई पता नहीं चलता। तभी अचानक उसे किचन की तरफ से कोई आवाज सुनाई देती है। विवेक, विवेक, बचाओ मुझे, विवेक। विवेक तुरंत किचन की ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो किचन के अंदर जाता है, उसे फर्श पर एक फावड़ा दिखाई देता है और आसपास कोई नहीं होता। वो फावड़ा उठाता है और देखता है कि उस पर खून के निशान लगे हुए हैं। तभी उस पर खून की एक छोटी सी बूंद गिरती है। वो ऊपर देखता है तो छत पर खुशी दिखाई देती है, जिसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा होता है, जिससे वो और भी डर जाता है। तूने ये ठीक नहीं किया। तूने अपने मतलब के लिए मुझे मार दिया। मेरी लाचारी नहीं समझी तूने। मेरे बच्चों के सिर से माँ का साया खत्म कर दिया तूने। अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं, कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गया? तभी विवेक को वो रात याद आती है जब वो काम से शहर गया था। विवेक रात में सड़क पर अपनी कार चला रहा होता है। उसे थोड़ी सी नींद आ रही होती है और उसकी आंखें भारी लग रही होती हैं। अचानक एक महिला सामने आ जाती है और विवेक की कार उससे टकरा जाती है। तेज रफ्तार की वजह से वो हवा में उछलकर जमीन पर गिरती है और चारों तरफ खून फैल जाता है। विवेक तुरंत ब्रेक लगाता है और कार से उतरकर उसे देखने जाता है। वो महिला बुरी तरह से घायल होती है, लेकिन अभी भी जिंदा होती है। मदद करो, मेरे बच्चे। अगर मैंने इसकी मदद की तो कल को जाकर ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। हे भगवान, क्या करूं अब मैं? विवेक इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है, तो वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और उस महिला के चेहरे पर जोर से मार देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। वो अपने हाथ साफ करता है और फिर कार में बैठकर आगे बढ़ जाता है। विवेक अपने किए को याद करके रोने लगता है। वो माफी मांगने की कोशिश करता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। तुम प्लीज मेरी गलती की सजा इसे मत देना, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो गुस्से भरी नजरों से लगातार विवेक के चेहरे को देखती रहती है। अगले दिन सुबह होती है, सूरज निकलता है और खुशी उसी किचन में होश में आती है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। खुशी लिविंग रूम में आती है और ये देखकर उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं कि उसके सामने विवेक की लाश पड़ी है, जिसका चेहरा उसी हाथ वाले शोपीस से कुचला हुआ होता है जिसे दोनों ने इस घर में मिलकर बनाया था।